अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास क्या, डिस्प्लेसमेंट इज डैश। तो आप सबको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। इस एमसीक्यू के अंदर जो है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो है फर्क पता होना चाहिए। एक पॉइंट आपके पास ए है, एक पॉइंट आपके पास जो है बी है। एक तो आपके पास ये डिस्टेंस होगा इसके दरमियान का, और एक जो है आपके पास कुछ इस तरह से जो है पाथ हो सकता है। सही है। अब देखो ये है आपके पास एक्चुअल पाथ। सही है, ये आपके पास क्या एक्चुअल पाथ है, और ये जो है आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है। सही है। देखो बेटा, जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात होगी इसका मतलब ये है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और जब आपके पास एक्चुअल पाथ की बात होगी तो आपके पास जो है डिस्टेंस गिवन है। सही है। अब देखो, इसको जो है एक उसकी डायरेक्शन की रिस्पेक्ट से समझ लो। ये आपके पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। अब जो यहाँ पर आपके पास आपकी डायरेक्शन है वो जो है आप देख सकते हैं ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ जो है डायरेक्शन आपके पास ये रही। तो मतलब ये कि ईस्ट और साउथ के दरमियान में जो है आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो इसका क्या मतलब है, जब आपके पास डायरेक्शन आ जाए तो आपके पास क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो इस तरह जो है आपके पास एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे मैं बात करूंगा एमसीक्यू नंबर 2 की। In the displacement time graph, if the slope or gradient of tangent increase, तो बेटा इसको समझ लो। ये जो है मेरे पास ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, टाइम ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। आपसे वो क्या कह रहा है कि आपका स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप होता क्या है, देखो इनके दरमियान जो है स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो रही है। अभी आपके पास जो है स्लोप अगर आपने इसका ड्रॉ करना है तो आप पहले वाई एक्सिस में मूव करेंगे और फिर जो है आप एक्स में मूव करेंगे। तो ये चीज जो आपके पास निकल के आएगी आपके पास कहलाएगी स्लोप या ग्रेडियंट कहलाएगी। ये बोल रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा। देखो दोबारा से मैंने प्लॉट किया टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब जो है यहाँ पर इसका स्लोप और ज्यादा हो गया। आपने नोट किया कि यहाँ पर जो है स्लोप ज्यादा हो गया, यहाँ पर स्लोप कम था, यहाँ ज्यादा हो गया। इसके ज्यादा होने से क्या हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव करेगा। मतलब ये कि देखो जब आपके पास स्लोप कम था तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो मूव कर रहा था। जैसे ही आपका स्लोप ज्यादा होगा आपका ऑब्जेक्ट जो है और तेजी से मूव करेगा। तो इसका मतलब ये कि आपकी वेलोसिटी जो है ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करूं तो आपको बोलता है कि द फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सलरेशन, आपके पास ए गिवन है और आपके पास मास गिवन है। तो बेटा बहुत सिंपल है, एफ इजिकल टू एम में लगाओगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो है 1 न्यूटन आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे आपके पास 4 एमसीक्यूज है। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डैश। तो यहाँ पर आपको जो है दो चीजें समझनी है। एक आपके पास होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। सही है। अभी ये जो है मूव नहीं कर रहा, रेस्ट के अंदर है। अब यहां पर जो फ्रिक्शन होगी वो आपके पास कहलाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। सही है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जो है जब आपके पास मूव कर रहा होगा, सही है, तो ये जो है आपके पास क्या कहलाएगी, यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो आपके पास कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। सही है। तो ये दोनों के दरमियान में जो है डिफरेंस है। तो बेटा जब एक चीज रेस्ट में है उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है तो वो ज्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है। इसी तरह जो फ्रिक्शन होगी वो भी स्टैटिक की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है कि वैल्यू ऑफ म्यू के जो है हमेशा कम होती है म्यू एस के मुकाबले में। सही है। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन अ स्पेस शिप इज आउट ऑफ द पुल ऑफ अर्थ, तो जो वो मूव कर रहा होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है।
तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ कार व्हील ऑन अ रोड ऑफ मास m इज इक्वल टू म्यू mg। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 7 की बात करूं, अ बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट। तो बेटा जब स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब है कि डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन नॉट चेंज। और आपको पता है कि स्पीड की डायरेक्शन होती नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, डायरेक्शन नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है आपके पास कांस्टेंट है। जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपके पास जीरो एक्सेलरेशन होती है। किस तरह होती है मैं समझाता हूं आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा एक चीज समझ लो, रेट का मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड करवाना। किससे? टाइम से डिवाइड करवाना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैंने टाइम से डिवाइड करवा दिया। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो उसके अंदर जब चेंज निकालेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे, तो वो भी जीरो के बराबर है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब आपके पास पहले v1 था, वो भी आपके पास 2 है, v2 भी आपके पास 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो क्या होगा? जीरो के बराबर आएगा। सही है, तो आपके पास जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। अभी मैंने आपको समझाया कि एक्सेलरेशन जो है आपके पास क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डी अपॉन टी। सही है, तो आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे आपके पास 9 एमसीक्यूज है। मोशन अलोंग अ लाइन इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 3 डायमेंशन के अंदर मोशन होती है, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बात आएगी इसका मतलब जो है आपके पास मोशन इन 1 डायमेंशन है। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या हो सकती है, जो ट्रेन आपके पास ट्रैक पे मूव कर रही होती है बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो आपके पास मोशन इन 1 डायमेंशन की एग्जांपल है। मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब होता है कोई भी प्लेन जो है उसके अंदर आपके पास डायमेंशन। देखो प्लेन का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपके पास जो है 2 एक्सिस होंगे। कितने होंगे? 2 एक्सिस। आपने पढ़ा था कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस होते हैं। सही है, उसके अंदर आपके पास क्या होता है? एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। जब सिर्फ आपके पास एक्स होगा या कोई भी, जब आपके पास सिंगल होगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, तो आपके पास मोशन इन 1 डायमेंशन होगा। जब आपके पास दो का कॉम्बिनेशन आ जाए, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, तो उस टाइम आपके पास बात आती है प्लेन की, तो आपके पास मोशन इन 2 डायमेंशन। इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सही है, तो ये इसकी एग्जांपल है। आगे मोशन इन 3 डायमेंशन का मतलब है कि आपके पास अब जो है 3 एक्सिस आ चुके हैं और यहाँ पर जो है आपके पास स्पेस के अंदर जब मोशन होगी उसको हम कहेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अभी जो है आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 10 MCQs के अंदर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स डैश। आपने न्यूटन के लॉ में पढ़ा था जो मास होता है वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। अब हम सोच रहे हैं सर इनर्शिया क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होती है जो किस वजह से होती है कि जब मोशन की स्टेट के अंदर चेंजिंग होती है ना, तो उसको हम लोग जो रेजिस्टेंस वहां से आ रही है उसको हम कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। सही है, 11 MCQs के अंदर जो है आपके पास स्टोन ऑफ मैस 40 ग्राम आपको मैस गिवन है और आपको जो है वेट फाइंड करना है। वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि आपको मैस जो है बेटा ग्राम में गिवन है, आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने 40 को 1000 से डिवाइड करवा देना है। जब इसको आप डिवाइड कराएंगे आपके पास 1/25 आएगा और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.04 जो है आंसर आएगा किलोग्राम के अंदर। आपने वैल्यू पुट करनी है मैथ्स की और जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 9.8 होती है। तो आपके पास जो है बी आंसर आएगा। तो बेटा एक चीज नोट कर लो कि न्यूटन जो है ना आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप जहां पर जो मैथ्स पुट करेंगे वो किलोग्राम में करेंगे। तो आपको मैथ्स यहाँ पर जो है ग्राम में था तभी जो है हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। सही है, आगे 12 MCQ से हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज 100 ग्राम। आपको मास गिवन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 है एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। सही है, और आपको बोलते हैं कि टाइम जो है उसका 8 सेकंड है
और आपको जो है मोमेंटम बताना है p, और मोमेंटम इसने क्या बोला है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड के यूनिट में आपने बताना है। तो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। अब वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन t। तो आप यहां से v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू at के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने v की जगह पे at पुट कर दिया, सही है। मैथ आपको चाहिए था ग्राम में, तो ग्राम में गिवन है। आपको एक्सेलरेशन चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम जो है आपको सेकंड में चाहिए। तो आपने यहाँ पर तीनों वैल्यूज को पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा। आगे जो है हमारे पास 13 MCQs है। द फोर्स विच विल एक्सेलरेट अ 10 किलोग्राम मास। आपको मास गिवन है और आपको जो है एक्सेलरेशन गिवन है, आपने जो है फोर्स बतानी है। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन होता है, और न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। आपने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को जो है कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो आप जो है 98 को डिवाइड करवाओगे 100 से, तो आपके पास 0.98 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने फॉर्मूला लगाना है फोर्स इक्वल टू m में, तो m जो है आपके पास क्या है 10 के बराबर है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.98 है, तो आपके पास जो है 9.8 न्यूटन जो है आपके पास आंसर आएगा। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 14 MCQs की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग पासिस ओवर अ स्मूथ पुली। तो बेटा आपने दो केस पढ़े थे, ये आपके पास जो है पुली है, इसमें से जो है स्ट्रिंग पास हो रही है, सही है। तो ये जो आपके पास केस है कि इसमें दोनों जो आपके पास स्ट्रिंग है वो दोनों वर्टिकल में, सही है। और एक केस आपने पढ़ा था कि एक जो आप में हॉरिजॉन्टल में है और एक जो आपके पास वर्टिकल में है, सही है। तो ये दो केस थे आपके पास। अब बोला कि स्ट्रिंग जो है पास हो रही है ओवर अ स्मूथ पुली, आपके पास केस 1 डिस्कस हो रहा है। तो आपको जो है मैथ्स गिवन है, m1 गिवन है आपको 2 kg के बराबर, m2 गिवन है आपको 3 kg के बराबर, सही है। और आपको बोलता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। आपने यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करनी है m1 की और m2 की। तो m1 मैंने 2 पुट किया -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, और यहाँ पर जो है g की वैल्यू 9.8 पुट कर दी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा -1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो आपके पास जो नेगेटिव आंसर आता है एक्सेलरेशन का, ये किस चीज को शो करता है, तो आप इसको अपने पास नोट डाउन कर ले। ये आपके पास जो है रिटार्डेशन भी शो करता है, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं डी एक्सेलरेशन, सही है। तो बस आपके पास जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे आपसे बोलता है कि मुझे टेंशन निकाल के दो ऊपर वाले केस की। तो आपके पास टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू g, सही है। आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है m1 m2 की, तो आपके पास जो टेंशन निकल के आएगी वो 23.52 न्यूटन के बराबर होगी। आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे 16 MCQ से बोलता है इफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सही है। अब बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम आपके पास डेल्टा पी हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास ये हो गया। ये पूरी चीज जो आपके पास 0 के बराबर है, सही है। इसका क्या मतलब है, ये पूरी चीज 0 के बराबर होने की वजह से आपके पास फोर्स क्या होगी, 0 के बराबर होगी। आपका ए ऑप्शन क्या है कि सम फोर्स एक्स, फोर्स तो 0 है, तो आपके पास ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या बोलता है कि मोमेंटम 0 के बराबर है। बेटा मोमेंटम 0 नहीं है आपके पास डेल्टा पी अपॉन टी 0, पूरी चीज 0 है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे डी ऑप्शन है फोर्स चेंज हो ही नहीं रही, आंसर आपके पास फोर्स का 0 है, ये भी गलत हो गया। आपके पास बचा सी ऑप्शन जो कि करेक्ट है। करेक्ट क्यों है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। आपने फॉर्मूला पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, पढ़ा था आप लोगों ने। आपने कहा जब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है 0 होगी, सही है। मतलब आपके पास वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है
तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से आपके पास ये पूरी टर्म क्या हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर जब मोमेंटम कांस्टेंट होगी तो ये पूरा टर्म जो है इसके पास किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी वजह से जो आपके पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 17 MCQs के अंदर व्हेन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट reaches a speed where the force of air resistance is equal to weight। इस चीज को समझो, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड, जब भी मूव कर रहा होगा तो वो उसकी स्पीड जो है ना इंक्रीज हो रही होती है। क्या हो रही होती है, इंक्रीज होती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यहां पर जो है इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सही है। ये पॉइंट कब आता है टर्मिनल वेलोसिटी का, जब आपके पास वेट जो है mg बराबर हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स के। आपको यहाँ पर यही तो गिवन है कि फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का मतलब है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बराबर हो जाए वेट के। यहाँ पर फ्रिक्शन जो है आपके पास वेट के बराबर हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो है पॉइंट आ चुका है। सही है। तो आपके पास जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। सही है। 18 MCQs के अंदर द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन हैज मोमेंटम व्हिच इज डैश। तो बेटा पहले इस चीज को समझो कि बिफोर फायरिंग आपके पास जो है आपकी बुलेट और गन जो है रेस्ट में है, और उनके रेस्ट में होने की वजह से जो है उनकी वेलोसिटी जो है जीरो। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो इसका मतलब आपके पास क्या है, मोमेंटम भी जीरो होगा। तो जब P1 में कहता हूं मेरे पास P1 जो है बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम है, और P2 जो है मेरे पास गन का मोमेंटम है। तो P1 और P2 जब आपके पास जीरो है तो इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। सही है। अब जो है आफ्टर फायरिंग का केस डिस्कस करता हूं। आफ्टर फायरिंग में क्या हुआ, जब आपकी बुलेट जो है गन में से निकलती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है। आपकी बुलेट जो है वो मूव करेगी इस डायरेक्शन में। सही है। और आपकी गन की डायरेक्शन जो है ये होगी। सही है। तो अब देखें, आपकी जब बुलेट ने मूव किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसी कोई वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी होने की वजह से इसके अंदर जो है मोमेंटम भी आएगा। सही है। तो देखो बेटा, आपके पास जो है केस हमेशा टोटल मोमेंटम जो है जीरो के बराबर आएगा। जब आपके पास बिफोर फायरिंग जीरो के बराबर था, तो आफ्टर फायरिंग भी जो है आपका P1 प्लस P2 जो है जीरो के बराबर होगा। लेकिन P1 की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पर वेलोसिटी आने की वजह से जो है आपके पास 2 आ जाती है। सही है। और आपके पास अब P2 जो है वो माइनस में 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 जो है जीरो बन जाएगा। सही है। तो कहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम की वैल्यू जो है सेम रहेगी, बस सिर्फ डायरेक्शन जो है आपके पास चेंज हो जाएगी। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इस चीज को जहन में बिठा लो कि बिफोर और आफ्टर दोनों में आपके पास टोटल मोमेंटम जो है जीरो के बराबर रहेगा। तो अब ये के पास डायरेक्शन जो है मोमेंटम की चेंज होगी। आपके पास बुलेट की डायरेक्शन फॉरवर्ड में है, तो गन की जो है आपके पास बैकवर्ड में होगी, और जो है आपके पास मैग्नीट्यूड जो है मोमेंटम का सेम रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट। मतलब इनका मोमेंटम सेम है, बस डायरेक्शन जो है डिफरेंट होगी। यहाँ पर इनका मोमेंटम सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी। आपके पास बुलेट का जो है इतना सा मैस है, मतलब बुलेट बहुत छोटी है, और गन जो है आपके पास एक मतलब उसकी मास ज्यादा है। जिसका मास कम होता है तो उसकी वेलोसिटी जो है क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मैस ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसके बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि वेलोसिटी जो है इनकी सेम नहीं होगी, सिर्फ इनका मोमेंटम जो है सेम होगा। सही है। आगे हमारे पास 19 MCQs है। इफ द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज आर इक्वल, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद डैश। स्क्रीन को जो है पॉज करके अपने पास इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको जो है रिमूव करने वाला हूँ। यहाँ पर स्पेस कम है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो है मेरे को स्पेस मिल जाए समझाने के लिए आपको। सही है।
इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है आप वेलोसिटी निकालें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। इसके ऊपर मेरे पास वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी जो है मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड है। सही है। अब आपको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लें, ए पॉइंट पे निकालें, बी पॉइंट पे निकालें, सी पे निकालें, डी पे निकालें, तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जो है 3 मीटर पर सेकंड के बराबर ही रहेगी। सही है, समझ में आ गया। एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकलती है। एवरेज वेलोसिटी के लिए जो है आपको वेलोसिटी को जो है आपने एवरेज निकालना है, वो जो है आपके पास आपने तमाम वेलोसिटीज का सम लेना है। तो आपने 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 करना है। सही है। इसके बाद आपने टोटल कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4, तो आपने 4 से डिवाइड करना है। 3 प्लस 3 6 9 12, 12 को आपने 4 से डिवाइड किया, आपके पास क्या आंसर आया 3 आया। तो मतलब ये कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी भी जो है 3 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। तो आपको सवाल में ये तो गिवन था कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो है बराबर है। तो बॉडी आपकी जो है किस तरह मूव कर रही होगी, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो उसका यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा देखो वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो आपके पास जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 20 एमसीक्यूज के अंदर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, डिफरेंट मासेस के आपके पास बॉडीज की वजह आपको एक्सेलरेशन बतानी है और वो फॉल फ्रीली जो है डाउनवर्ड मूव करें। देखो आपके पास एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये रही। देखो मास आपके पास डिफरेंट है, एक का मास आपके पास कम है, एक का मास जो आपके पास ज्यादा है। जब ये डाउनवर्ड फॉल करेंगी तो दोनों जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। तो इनकी हाइट जो है डिफरेंट है, जो इसका मास कम है इसका मास ज्यादा है। तो लेकिन जब दोनों नीचे आ रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर सी होगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी फॉर डिफरेंट मास ऑफ बॉडी। सही है। आगे आपके पास 21 एमसीक्यूज है। If a body is moving with constant acceleration, तो यहाँ पे जो है आपको जो है ग्राफ समझना पड़ेगा वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यहाँ बोला गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ आपके पास कब बनता है, जब स्ट्रेट लाइन जो है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में आ जाए। सही है। इस ग्राफ से ये शो हो रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है इंक्रीज होती रहेगी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। जब आपके पास एक्सेलरेशन जो है जीरो होती है उस टाइम जो आपके पास ग्राफ बनता है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में, वो एक स्ट्रेट लाइन जो है बनती है। सही है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो कि एक्सेलरेशन जब जीरो होती है तो आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है और उसका ग्राफ जो है इस तरह प्लॉट होता है। सही है। जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो आपके पास वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही होगी। सही है, इसको नोट कर लो। आगे 22 एमसीक्यूज के अंदर इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्किल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सही है, एक सर्किल है, इसके इस बॉडी जो है इसके अंदर आप बॉडी जो है मूव कर रही है सर्कुलर, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो चुकी है। लेकिन जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है ना उसके अंदर जो है आपकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपकी लीनियर वेलोसिटी भी जो है चेंज होगी। आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर आपके पास ये लिखा होता कि लीनियर वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, ये तो आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर लीनियर एक्सेलरेशन की बात करता कि वो भी जो है चेंज हो रही है तो आपके पास वो ऑप्शन भी ठीक होता। अभी जो है आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, क्योंकि आपके पास जब सर्कुलर जो है बॉडी मूव करेगी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ उसकी डायरेक्शन जो है ना वेलोसिटी की टेंजेंट होती है, उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही होगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो है उसकी वेलोसिटी में जो है चेंज होती रहेगी। सही है। If a body is moving with constant speed in a circle
देन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड। तो ये जो है मैं आपके पास सर्किल बनाता हूँ। अब इस सर्किल में जो है बॉडी आपकी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, सही है। लेकिन वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्किल होते हैं। क्या होते हैं? टेंजेंट टू द सर्किल। और इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही होती है। यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी वेलोसिटी की, सही है। ये आपके पास जो है सर्किल है सेंटर का। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। यहाँ से जो है डायरेक्शन निकलेगी टुवर्ड्स द सेंटर, सही है। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान जो है परपेंडिकुलर रिलेशन है। अगर वो आपसे पूछता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वो जो है आपके पास टेंजेंट टू द सर्किल है, सही है। आगे हमारे पास जो है 24 एमसीक्यूज है। लॉस ऑफ मोशन आर वैलिड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज डैश। तो बेटा आपके पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है इनर्शियल और एक होता है आपके पास नॉन इनर्शियल। पहले इन दोनों के दरमियान में जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी जो है आपको एक चीज समझ में आएगी। तो यहाँ जो है मैं नीचे आपको समझा देता हूँ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है आपके पास कि आपकी बॉडी जो है रेस्ट में ही रहेगी या फिर जो है मूव करेगी और मूव विद कांस्टेंट स्पीड, सही है। यह आपके पास है इनर्शियल। लेकिन नॉन इनर्शियल में क्या होता है आपके पास कि बॉडी जो है आपकी एक्सेलरेट कर रही होती है विदाउट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई भी ना करो, फिर भी जो है वो अपनी जो है एक्सेलरेशन दिखा रही होती है, सही है। तो ये जो है आपके पास दो डिफरेंस है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के दरमियान में। अब जो न्यूटन के लॉस थे, आपने 3 लॉस जो पढ़े हैं न्यूटन के, वो किस रेफरेंस के ऊपर बेस करें? तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, सही है। और या तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है मूव करेगी, सही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास इनर्शियल के ऊपर वैलिड है न्यूटन के लॉ। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन जो है नॉन इनर्शियल नहीं हो सकता, ठीक है। आगे क्या कहते हैं 25 एमसीक्यूज के अंदर, लॉस ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन सिस्टम। तो बेटा आपको पता चलिए कि रेस्ट जो है इनर्शियल सिस्टम होता है, तो रेस्ट में तो वैलिड होता है ना, तो यहाँ वो पूछ रहा है वैलिड नहीं है, तो आपके पास ए ऑप्शन गलत हो गया। बी क्या बोलता है? इनर्शियल, इनर्शियल में भी वैलिड होते हैं, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। अब डी में क्या बोल रहे हैं? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी किसके अंदर आती है? इनर्शियल में आती है, इसमें तो वैलिड होता है। आपको बताना है नॉट वैलिड, तो ये भी गलत हो गया आपके पास। तो आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के दरमियान का जो है डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास 26 एमसीक्यूज है। लॉस ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, उसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन निकलते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान। यहाँ पर रिलेशन निकलता है आपके पास एक्सेलरेशन और मास के दरमियान। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपके पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन का ऑप्शन नहीं होता, एक्सेलरेशन और मास का होता, तो आपके पास वो राइट आंसर होता। तो इस तरह जो है आपके पास जो है रिलेशन है लॉस ऑफ मोशन के अंदर। 27 एमसीक्यूज के अंदर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड डैश। इसको अपने पास यहाँ पर नोट कर लो कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सही है। और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, या फिर हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सही है। और जो न्यूटन का हमारे पास थर्ड लॉ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो आपसे जो है ये तीनों का पूछ सकता है, तो मैंने आपको तीनों चीजें जो है यहाँ पर बता दी, आप इसको नोट कर लो। अभी जो है आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि सेकंड लॉ की बात की गई है आपके पास, ठीक है। आगे हमारे पास 28 एमसीक्यूज है।
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। सही है बेटा। आपको जो है सिंपल फॉर्मूला लगाना है, W इज इक्वल टू mg। सही है, मैथ्स पता है, g की वैल्यू 9.8 होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 98 जो है आपके पास आंसर आएगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे बॉडी ऑफ मास m 5 किलोग्राम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फॉल्स फ्रीली, द डिस्टेंस कवर बाय इट इन 1 सेकेंड। बेटा मैं यहाँ आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसको अपने पास से नोट डाउन कर लो। जब भी कोई चीज आपके पास ड्रॉप हो या उसको अपवर्ड फेंका जाए, थ्रो, सही है, तो उसके अंदर जो फॉर्मूलास यूज होंगे उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। V इज इक्वल टू जी टी, S इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, और आपके पास S इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। सही है, V आपके पास वेलोसिटी है, G एक्सेलरेशन है, T टाइम है, S आपके पास हाइट या डिस्टेंस है, तो ये चीज आपको पता है। सही है। अब आपके पास MCQs क्या था, MCQs आपने पढ़ लिया, इसको आपको जो है यहाँ पर डिस्टेंस जो है फाइंड करना है, और आपको जो बोलना है फॉल फ्रीली। ठीक है, तो फॉल्स फ्रीली का क्या मतलब है कि वो ड्रॉप हो रही है ना, तो आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 4.9 टी स्क्वायर। आपके पास जो है टाइम गिवन है 1 सेकेंड, आपने यहाँ पर पुट किया तो आपके पास एस का आंसर क्या आ जाएगा, 4.9 मीटर। आपके पास जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो बेटा कितना कम टाइम में आपने इस MCQ को सॉल्व कर लिया। ये 3 फॉर्मूलाज जो आप अपने जहन में बैठा लें। A body is moving in a circle at constant speed। आपके पास सर्किल है और बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो बेटा वेलोसिटी जो है आपके पास टेंजेंट होती है, और जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी वो जो है आपके पास इसके परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। सही है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी आपके पास, फोर्स से आपके पास परपेंडिकुलर लग रही है, आपके पास फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो आपके पास जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। 31 MCQs के अंदर, when a force is applied to a body, several effects are possible. Which of the following effects could not occur? अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी रोटेट हो सकती है। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है मतलब समझ में आ रहा है, ये इफेक्ट जो है पॉसिबल है, लेकिन हमें ये बताना है कि कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, बॉडी स्पीड अप, आप बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे वो ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये ऑप्शन इफेक्ट पॉसिबल है, लेकिन हमें क्या बताना है, इफेक्ट पॉसिबल ना हो, ये भी गलत हो गया। मास ऑफ बॉडी डिक्रीज, बेटा कभी भी फोर्स लगाने से किसी बॉडी का मास कम नहीं हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास राइट ऑप्शन, क्योंकि आपको बताना है कौन सा इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये भी जो है आपके पास डायरेक्शन जो है चेंज हो सकती है, क्योंकि ये इफेक्ट पॉसिबल है। आगे 32 MCQs के अंदर, द ब्रेकिंग फोर्स, आपको जो है ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करनी है, और कार का जो है मास गिवन है, आपको टाइम गिवन है, और आपको बता रहा है कि भाई किस वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। देखो बेटा जब बात की थी ना रेस्ट की, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है फाइनल वेलोसिटी जो है 0 के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपने 0 20 पुट कर दिया, प्लस ए जो है आपके पास आपने यहां से किसका निकालना है, इसको देख लेते हैं। MCQs नंबर 32 के अंदर द ब्रेकिंग फोर्स, आपको फोर्स फाइंड करनी है, नीड टू ब्रिंग अ कार ऑफ मास आपको गिवन है, आपको बोला है टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है, टाइम आपके पास 5 सेकेंड है, और आपको बोल रहा है कि भाई मूव किससे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो अब देखो आपके पास Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT जो है फॉर्मूला होता है। Vf आपके पास 0 है, Vi आपके पास जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, प्लस एक्सेलरेशन आपने यहाँ से फाइंड करना है, और टाइम जो आपके पास 5 सेकेंड है। आपने फोर्स निकाल ली, फोर्स क्या होता है ma के बराबर होता है, मास तो आपको गिवन है 1200 किलोग्राम। एक्सेलरेशन जो है आपने यहाँ से फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो माइनस यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, आपने इसको फॉर्मूले में पुट नहीं करना। ठीक है,
तो आपने जो है एक्सेलरेशन पुट किया 4, तो आपने 1200 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आंसर आएगा 4800 से आपके पास राइट ऑप्शन। 33 एमसीक्यूज के अंदर अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट, आपके पास P क्या है कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू mv। अगर P की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आ रही है, जो वेलोसिटी आपके पास होगी ये भी क्या होगी कांस्टेंट होगी, तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 34 एमसीक्यूज के अंदर व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द फोर्स दैट कॉजेस द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। बेटा इसको मैं आपको डायग्राम की समझाता हूँ। डायग्राम से एमसीक्यूज के अंदर क्या पढ़ा था कि हॉर्स जो है पुल कर रहा है कार्ट को। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा हॉर्स है वो फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है कार्ट के ऊपर लगा रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था कि हर एक्शन का जो है रिएक्शन होता है। जब हमारा हॉर्स जो है कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कार्ट भी जो है फोर्स लगाएगा हॉर्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज तो लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में आपके पास बोला गया है कि द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड। भाई हॉर्स को मूव फॉरवर्ड कौन करवाएगा, कौन सी जो है फोर्स है जो कि हॉर्स को फॉरवर्ड मूव करने के अंदर जो है हेल्प आउट करेगी, आपने ये बताना है। सही है, अब जो हॉर्स है उसकी जो लेग्स हैं वो फोर्स अप्लाई कर रही है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, फोर्स ऑन ग्राउंड एक्सर्टेड बाय हॉर्स। सही है, अब ग्राउंड जो है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा हॉर्स के ऊपर। तो जो ग्राउंड जो फोर्स करेगा हॉर्स के ऊपर वो जो है उसको मूव फॉरवर्ड करने में जो है हेल्प करेगी। तो आपके पास जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन हॉर्स। जब ग्राउंड जो है फोर्स एक्सर्ट करेगी हॉर्स के ऊपर तो उससे जो है हमारा घोड़ा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जब कार्ट जो है एक्सर्ट कर रहा था हॉर्स के ऊपर, इससे उसको बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा था, तो आपके पास जो है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है इस एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये एमसीक्यू जो है बहुत दफा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं इस तरह। 35 एमसीक्यूज के अंदर मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस वैक्यूम इज द एग्जांपल ऑफ डैश लॉ ऑफ मोशन। तो ये एग्जांपल जो है तीनों लॉ ऑफ मोशन की है, तो आपके पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। 36 एमसीक्यूज के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज, देखो बेटा F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो आपके पास क्या है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 37 एमसीक्यूज के अंदर अ बॉल इज हिट सो दैट इट मूव स्ट्रेट अप। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे ना, अभी आपके पास क्या हो रहा है, ये थ्रो किया जा रहा है, स्ट्रेट अप हो रहा है। ठीक है, और इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इन 2 सेकंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू जी टी, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, तो g की वैल्यू क्या है 9.8, टाइम क्या आपके पास 2 सेकंड, मल्टीप्लाई करोगे 19.6 जो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, आगे आपके पास बोलते हैं कि अर्थ इज टेकन टू बी अ डैश, नॉन इनर्शियल या इनर्शियल। दोनों के डिफरेंस मैंने आपको समझाया था कि इनर्शियल क्या होता है और नॉन इनर्शियल क्या होता है। अर्थ जो है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है आपके पास रोटेट कर रही होती है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो है पैदा होती है। सही है, और एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से क्या होता है हमारे पास एक्सलरेशन होती है। सही है, तो अब देखिए जब एक्सलरेशन आपके पास आती है ना तो आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस कहलाता है। हमने इनर्शियल में पढ़ा था कि आपकी बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर वो कांस्टेंट जो है स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। ठीक है, अभी जो हमारे पास अर्थ है ये सन के अराउंड भी जो है रोटेट कर रही होती है, तो उसके अलावा जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट भी जो है अर्थ रोटेट कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। तो इस वजह से जो है इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स होती है जिसकी एक्सलेशन जो है प्रोड्यूस होता है। तो आपके पास जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस है। सही, 39 एमसीक्यूज के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डैश। आप जो है रिलेशन अपने जहन में लेके आओ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। जब आपके पास मोमेंटम
कांस्टेंट होता है तब आपके पास फोर्स किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट होने की वजह से पूरी चीज क्या होती है, जीरो के बराबर हो जाती है। अभी क्या बोल रहा है, एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। फोर्स एब्सेंस से क्या मतलब है, फोर्स क्या होगी, जीरो हो गई है। इसका क्या मतलब, मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कंजर्व का मतलब है कि आपके पास मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लीनियर मोमेंटम का यूनिट बताना आपने, P इज इक्वल टू एम वी। एम क्या है, मैस है, मैस क्या है, किलोग्राम। V क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर सारे न्यूटन की फॉर्म में यूनिट दिए हैं। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसका क्या मतलब, आपको नीचे जो है स्क्वायर चाहिए सेकेंड का। आपने सेकेंड से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। अब सेकेंड स्क्वायर आपके पास हो चुका है, आपने इस पूरे की जगह जो है क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया, और साथ में क्या बचा, न्यूटन सेकेंड। आपके पास जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 41 MCQs के अंदर, a force which always opposes the motion of body is called frictional force। इसके अलावा जो है आप फ्रिक्शनल फोर्स के हवाले से एक दो पॉइंट अपने पास नोट कर ले कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, ये हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक बात समझ में आ गई। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है आपके पास जब रफ सरफेस होती है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। सही है, एक चीज आप यहाँ पर ये नोट कर लें। उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है आपके पास, वो फोर्स जो पुल करे बॉडी को टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, आगे हमारे पास है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है आपके पास कब एप्लीकेबल होता है, मोशन थ्रू विस्कस मीडियम। आपके पास जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला जो है अपने पास नोट डाउन कर लें, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, मूविंग वेलोसिटी। तो ये जो है आपके पास स्टोक्स लॉ का जो है फॉर्मूला है, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। स्टोक्स लॉ के अंदर जो फोर्स होती है इसको हम लोग कहते हैं ड्रैग फोर्स। क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। आपके पास कोई भी एक स्फीयर है, सही है, या कोई रेन का ड्रॉपलेट्स है, जब वो फ्लूइड के अंदर जो है मूव कर रहा होता है, सही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो ड्रैग फोर्स लग रही होती है। सही है, तो अब हमारा स्टोक्स लॉ जो है अप्लाई होता है वहां पर। तो मोशन थ्रू विस्कस मीडियम आपके पास जो है राइट ऑप्शन था। आगे हमारे पास जो है 43 MCQ से, द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन is maximum when the angle of inclination to the horizontal is that। इसको मैं आपके डायग्राम की रिस्पेक्ट से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ जो है मेरे पास एक स्फीयर है। सही है, अब स्फीयर जो है आपके पास इसका वेट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है mg। सही है, इसने कहा क्या कहा है आपको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताना आपको, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है यहाँ पर है। ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो आपके पास ये है। सही है, अब ये क्या आपके पास mg cos थीटा, ये आपके पास है mg sin थीटा। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या बना, a इज इक्वल टू mg sin थीटा। आपको बोलता है कि भाई कौन आप एंगल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि आपके पास जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाए। तो बेटा साइन जो है ना आपके पास, जब आप साइन 90 डिग्री पुट करते हो तो आपके पास आंसर 1 आता है। और आपको पता होना चाहिए कि एंगल हमेशा कभी भी 1 से ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ए ऑप्शन है। अगर वो यहाँ पर वर्टिकल की बात करता तो वर्टिकल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू mg cos थीटा होता, और cos थीटा में आपके पास cos 0 जो है 1 के बराबर होता है। तो अब जो है आपके पास 0 डिग्री आंसर जो है राइट आंसर होता। 44 MCQ के अंदर, व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट ऑन अ मास टाइम 2 सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मतलब, आपको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी निकालना है। सही है, और ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स क्या गिवन है, 4 न्यूटन गिवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर वो यहाँ पर बोलता आपको कि आपने सिर्फ मोमेंटम निकालना है, फिर जो है आप फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बेटा हमेशा ये मतलब नहीं था कि आपको डेटा में जो चीज गिवन है तो वो हमेशा यूज होगी। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना था, तो वो फोर्स के बराबर था, आपने फोर्स की वैल्यू पुट की 4, तो आपका आंसर डायरेक्ट जो है निकल के आ गया। सही। 45 एमसीक्यूज के अंदर अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, आपको फोर्स गिवन है, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास, आपको मास गिवन है। एक चीज नोट करोगे, मास ग्राम में गिवन है, 100 को डिवाइड करोगे 1000 के साथ, आंसर क्या आएगा 0.1 किलोग्राम। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन जो है फाइंड करनी है, फॉर्मूला कौन से लगाओगे, F इज इक्वल टू एम ए लगाओगे। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू ए। फोर्स क्या आपके पास 20 है और मास आपके पास क्या है 0.1 है, तो आपके पास 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। 46 एमसीक्यूज के अंदर, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मे हैव डैश। तो बेटा ये एमसीक्यूज बहुत लॉजिक है। अगर आपके पास कोई भी बॉडी है एक सर्टेन हाइट के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर सही है, जब आपके पास एक बॉडी पड़ी हुई है, रेस्ट में पड़ी हुई है, तो आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो हाइट की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है किसकी वजह से होती है, हाइट की वजह से होती है। तो आपके पास जो है एनर्जी हो सकती है इस ऑब्जेक्ट की, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं हो सकती, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वेलोसिटी के ऊपर बेस कर रही है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है ना। अब वेलोसिटी इसकी जीरो है क्योंकि रेस्ट में ही है, और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। मोमेंटम क्या होता है P = mv, ये भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये तीन फैक्टर आपके पास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वेलोसिटी तो उसकी है ही नहीं। एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो हाइट पे डिपेंड कर रही है, और हाइट तो उसकी हो सकती है, तो इस वजह से आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 47 एमसीक्यूज के अंदर, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज होती है तो आपका आंसर जो है नेगेटिव में आता है। सही है, नेगेटिव में आने का मतलब है कि आपके पास रिटार्डेशन है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी एक्सेलरेशन कहते हैं। सही है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो ये आपके पास इसका कोई नाम नहीं है, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। सही है। 48 एमसीक्यूज के अंदर, a body is thrown upward with initial velocity। देखो अपवर्ड की बात आई है तो मतलब थ्रो कर रहा है, अपने वही फॉर्मूलाज 3 ज़हन में लेके आ जाओ। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको, और आपको बोलता है कि भाई इसकी हाइट क्या होगी, आपको एस बताना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एस इज इक्वल टू v²/2g। तो v आपके पास क्या 9.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। एक 9.8 से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9.8 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 4.9 मीटर। आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 49 एमसीक्यू से, इट इज इजियर टू ड्रॉ अप अ ब्लॉक अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन देन टू पिक इट अप वर्टिकली। तो बेटा देखो एक ब्लॉक है आपके पास जो कि वर्टिकल पड़ा हुआ है। सही है, अब इसका जो आपके पास वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। अब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो mg लग रही होगी। सही है, मतलब अब जब आपके पास इंक्लाइन का केस आएगा ना, ये मैं आपको इंक्लाइन बना के दिखाता हूँ। अब जो आपके पास ये आपका पड़ा हुआ है ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ब्लॉक जो है इसका वेट डाउनवर्ड कर रहा है एक्ट मेरा mg। आपने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, आपके पास ये आ गया mg sin थीटा, और यहां जो आपके पास आएगा mg cos थीटा। अब इस ब्लॉक को जो है यहाँ पर इसके बाद जो लगेगी फ्रिक्शन फोर्स वो mg sin थीटा लगेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसकी कंपोनेंट में फोर्स रिजॉल्व हो गई है। पहले यहाँ पर पूरी फोर्स लग रही थी कंप्लीट फोर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कंपोनेंट वाली फोर्स लग रही है। कंपोनेंट की फोर्स हमेशा जो है कम होती है एज कम्पेयर टू टोटल फोर्स। अगर मैं आपको मजीद समझाऊं तो W इज इक्वल टू mg जो है आपके पास इस केस में, और इस केस में आपके पास क्या W प्राइम इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ जो आपके पास कंपोनेंट आ गया और यहाँ जो आपके पास कंप्लीट वेट है। सही है, तो आपके पास ये ज्यादा होगा तो आप इसको यूं लिख सकते हैं। सही है, तो आपने देखा
तो आपके पास जो वेट है वो इसका जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से जो है हम इसको इंक्लाइन प्लेन करते हैं। आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 50 एमसीक्यूज के अंदर पैसेंजर शुड नॉट स्टैंड इन मूविंग बस। उससे क्या होता है, जब आप बस में खड़े होते हैं, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब एकदम से ब्रेक लगती है तो हम जो है आगे की तरफ जाते हैं। वो क्या होता है, आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। तो आपके पास ऑप्शन सी है कि पैसेंजर जो है मे फॉल फॉरवर्ड एज बस सडनली स्टॉप। जैसी बस का ब्रेक लगेगी तो आप जब आगे की तरफ जाते हैं तो आप भी गिर सकते हैं। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। मैंने आपको यहाँ पे 50 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। आई होप आपको जो है तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।